नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। संसद का सत्र जारी है और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को तमाम विपक्षी पार्टियां अहम मुद्दों को लेकर घेरती हुई नजर आ रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में जादवपुर से TMC की सांसद सयानी घोष ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए और तमाम मुद्दों को, चाहे नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर फूड का मामला हो, तमाम चीजों को लेकर, कृषि को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा और जोरदार निशाना साधा। पहले आप इस वीडियो को देखिए और फिर समझिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी, वो बंगाल के लोगों की बात रखने यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं सदन में उपस्थित वहाँ जो बैठे हैं माननीय सदस्य, कोई भी घटना को सर एक लाइन आप डिलीट करेंगे सर, एक लाइन सर, मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का आगे जाके बंगाल के लोग आपके पार्टी की माइक ऑफ कर देंगे। बस एक चुनाव बाकी, आप देख लीजिएगा। सर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस सदन और इस देश का थर्ड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है और हम आपसे धन्यवाद हम आपको देते हैं कि आपने हमको रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आज ये पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने का मौका दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस आगे जाके देश के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेगा, चाहे वो चीन का अनैतिक रूप से इस देश में प्रवेश हो या वो 700 से ऊपर आंदोलन जीवी किसानों की माननीय सदस्य, आप पहली बार बोल रही हैं, मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जिस अनुदानों की मांगों पर चर्चा सर अभी आ रहे हैं सर नीट के घोटाले से लेके GST के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था। Respected sir, Mamati Manush is the Magna Carta of the governance of West Bengal and our party, and I feel truly honored that today I've been given the opportunity to talk on a ministry which is intrinsic to the Mamati Manush of the country. हमारे किसान अपनी मवेशी को, अपनी फसल को माँ की तरफ पूछते हैं, जिस खेत में वो हल चलाते हैं उस जमीन को नमन करते हैं। But does this major sector get support from the government? Sir, Indian agriculture supplies around 58% of India's livelihood and is a principal source of income for half of the population, accounting for 17 to 18% of the country's GDP. 70% of India's rural poor depend on livestock and farm animals. But does this sector get what it deserves? इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते। सर, ऐसे ही वारदात होते हैं जहां गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय, भेड़, बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। सर, पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। सर, ये बहुत गौरक्षा की भी बातें करते हैं। देश के लोगों को ये पता होना चाहिए that there is a fodder crisis in India and the union minister has himself stated in a written reply in Rajya Sabha that yes, the country is deficit in fodder. So it means that cows are dying without food in government-owned goshalas, especially the BJP-ruled state. 74,000 cattle had died at Panjrapols in Sundarnagar and Banaskantha district of Gujarat in the last 3 years. 200 cows were found dead in Madhya Pradesh's Shivpuri district. 173 cows allegedly died in a week in Chhattisgarh. And 74,016 cows had died in Hingonia Gaushala in Jaipur during the previous BJP government in Rajasthan. तो सर, पहले खाना ही नहीं मिला, फॉडर क्राइसिस, फिर मिल भी जाए तो इतना महंगा कि किसान खरीद ही नहीं पा रहा है, फॉडर इन्फ्लेशन, और सर खाना मिल भी जाए तो पशुओं की बीमारी। उससे मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या किया? The Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing presented its report which stated
that 32.7 lakh cattle were infected by the viral lumpy skin disease across several states, and a whopping 2.4 lakh cattle died within months. ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डेयरी भी आता है और भारत इस पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, contributing to almost 24.46% of global milk production. But since the government has not been able to bridge the gap between demand and supply, it has successfully turned the country from being the largest producer of milk to an importer of milk. In the last 10 years, due to the stagnation in milk production, the gains of white revolution has been systematically whitewashed. The dairy farmers are forced to throw buckets of milk on the highway protesting against meager remuneration for their produce. And the price of milk, on the other hand, has increased by a massive 55% in the past 10 years. It was rupees 36 per litre in 2014 and now rupees 56 per litre in 2024. When this government came to power, the first thing the milk producing companies regulated by it did was to increase the price of milk by rupees 2 per litre. This was their revenge on the people of India for not providing a majority to the BJP. आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की जीएसटी, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की जीएसटी और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की जीएसटी। ये तो बस इसी मिनिस्ट्री से बकाया है बंगाल का। अभी दूसरी मिनिस्ट्री पकड़े तो पता नहीं कहाँ पे जाके ये खत्म होने वाला है। मैडम, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। तो यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि किस तरीके से कृषि क्षेत्र को लेकर तमाम मुद्दे उठाती हुई टीएमसी की सांसद यहाँ पर नजर आती हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के और उनके एनडीए के समर्थित दल यहाँ पर देखते रह जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर मूक बने हुए बैठे रहते हैं और ऐसे में टीएमसी की सांसद जोरदार हमले करती रहती हैं। अब देखना ये होगा कि जिन मुद्दों को लेकर टीएमसी की सांसद शायानी घोष ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा है, उस पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेती हुई नजर आती है, क्या उसमें कुछ बदलाव होंगे या फिर अब केंद्र सरकार फिर से घिरती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।